Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So in this video we are going to discuss the disadvantages of dams. Last video में हमने उसके advantages पढ़े थे कि किस तरीके से dams जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और इस वीडियो में उसके थोड़े negative points या फिर उसका जो criticism है उसको हम पढ़ने वाले हैं. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. तो अभी पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का सामना कर रही है, काफी ज्यादा स्क्रूटनी इनके ऊपर हो रही है. स्क्रूटनी मतलब एक तरीके से जांच पड़ताल करना कि क्या जो डैम्स है वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं. तो इस तरीके से अब डैम्स के ऊपर, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हैं. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for rivers aquatic life. तो जब हम रिवर्स के ऊपर ये डैम्स बना देते हैं, उसके पानी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके फ्लो को, उसके बहाव को रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है, जो अपने आप जिस नेचुरल बहाव से नदी चल रही थी, अब उसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. वो नेचुरली जिस तरीके से फ्लो कर रही थी, अब वो वैसे नहीं फ्लो करेगी. कहीं पे ज्यादा पानी बहेगा, कहीं पे कम पानी बहेगा. जहां पे ज्यादा जरूरत थी, अब वहां पे उतना पानी नहीं जाएगा. तो इस तरीके से जिस तरीके से नेचुरली नदी चल रही थी, अब उसमें दखल आ जाएगा. अब क्योंकि इसका नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से पुअर सेडिमेंट फ्लो होगा. मतलब कि जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब नदी पहाड़ों से बहती है या कहीं से भी बहती है, तो वो अपने साथ जो पत्थर होते हैं, सैंड, सिल्ट, इन सारी चीजों को बहा के ले जाती है. अब जब फ्लो नेचुरल नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम फ्लो है, उसकी वजह से जो सेडिमेंट फ्लो हो रहा है, नदी अपने साथ जो पत्थरों को लाती है, रेत को लाती है, ये सारी चीजों में भी फिर दिक्कत आएगी. ये सब इन चीजों का फ्लो जो है वो भी अफेक्ट होगा. एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर. देखो होता क्या है कि यहाँ से हमारी नदी जो है वो बह के आ रही है, और यहाँ कहीं हमने इसके ऊपर डैम बनाया है. और डैम से पहले क्या होता है, यहाँ पे फिर एक रिजर्वायर बन जाता है. एक तरीके से एक ऐसा एरिया हो जाता है, एक ऐसी वाटर बॉडी बन जाती है जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद इस डैम से बहुत ही रेगुलेटेड वे में पानी आगे जाता है. ठीक है. तो होगा क्या, जब यहाँ पे नदी एकदम अच्छे से बहती बहती आ रही है और अचानक से यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होगा. अब जब नदी यहाँ से बह के आ रही है, इसका मतलब अपने साथ वो जो सेडिमेंट्स हैं, पत्थर है, सैंड है, सिल्ट है, ये सारी चीजें भी अपने साथ बहा के ला रही है. अब पानी का जो नदी का पानी है वो यहाँ से बहते बहते यहाँ पे आके रुक जा रहा है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद डैम्स के बाद बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. क्योंकि नदी का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा होता जा रहा है, इसकी वजह से नदी के साथ जो सेडिमेंट्स आए थे वो भी यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे, और इसके आगे बहुत कम जा पाएंगे. डैम्स के बाहर वो बहुत ज्यादा आसानी से नहीं जा पाएंगे. डैम्स के बाहर जो है पानी वगैरह इजीली जाएगा. जो सेडिमेंट्स आए हैं वो डैम्स के बाहर आसानी से नहीं जा पाएंगे. तो सारा जो सेडिमेंट है वो यहीं पे इकट्ठा होने लगेगा, और धीरे धीरे करके ये जो मान लो ऐसे रिजर्वायर है, ये सेडिमेंट से भरने लगेगा. यहाँ पे जो पत्थर वगैरह है वो भरने लगेंगे. अब जब यहाँ पे रिजर्वायर में पत्थर भर रहे हैं, सेडिमेंट्स भर रहे हैं, तो पानी अब यहाँ पे बहुत कम होल्ड होगा. जितनी इस रिजर्वायर की कैपेसिटी थी पानी को होल्ड करने की, अब वो कम हो जाएगी. पहले रिजर्वायर ऐसा था, पूरा इसमें पानी आता था, यहाँ तक पूरा इसमें पानी आता था. बट अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तक इसमें रेत भर गया है, सैंड भर गई है, और सेडिमेंट्स वगैरह भर गए हैं. तो इसकी वजह से पानी जो है अब सिर्फ ऊपर ऊपर ये वाले हिस्से में पानी आएगा. तो पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होल्ड हो पाएगी रिजर्वायर्स के में, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड एंड पुअर हैबिटेट फॉर रिवर्स एक्वेटिक लाइफ. अब देखो, जब नदी में जो रेत वगैरह आ रहा है वो रिजर्वायर में ही इकट्ठा होता जा रहा है, तो डैम के बाहर जो पानी जाएगा, डैम के बाहर जो पानी जाएगा उसमें वो रेत नहीं आ पाएगा. अब रेत की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नीचे जो स्ट्रीम बेड है, जो नदी का तला है, उसमें रेत धीरे धीरे करके जमा होता है, और वो सरफेस को स्मूथ बना देता है. मान लो ये नदी का तला है, अब यहाँ पे पत्थर वगैरह पड़े हैं. अब जब नदी बहती बहती आएगी, वो अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लाएगी, रेत लाएगी, तो वो उसको यहाँ डिपोजिट करती जाएगी. जब वो उसको यहाँ डिपोजिट करेगी, जब वो सैंड को और सिल्ट वगैरह को यहाँ पे डिपोजिट करेगी, तो ये जो सरफेस है, ये नदी का जो सरफेस है नीचे का, वो स्मूथ हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, यहाँ के जो जीव जंतु है नदी में रहने वाले, उनके लिए अच्छा रहेगा. बट अगर डैम से पहले ही सारा, ये जो मान लो यहाँ पे हमारा डैम है, अब डैम से पहले ही सारा जो सेडिमेंट वगैरह है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद सैंड नहीं जा पा रही है, सेडिमेंट नहीं जा पा रहा है, तो इसके बाद की जो नदी होगी
उसका जो बॉटम है, उसका जो बेड होगा वो बहुत ही ज़्यादा रॉकियर होगा, बहुत ही ज़्यादा पथरीला होगा वहाँ पे, क्योंकि मिट्टी या रेत जो है उसके ऊपर जम ही नहीं पाया, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. अब डैम्स की वजह से क्या होता है, रिवर बट जाती है, रिवर में हम बैरियर लगा देते हैं ना, उसमें हम रुकावट लगा देते हैं रिवर के पानी में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके माइग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जो एक्वेटिक फौना है, मतलब कि जो जानवर हैं पानी में रहने वाले, नदी में रहने वाले जो जानवर हैं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो फिश हैं, फ्रॉग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग मतलब कि जो एग देते हैं ये लोग अपने, फिश हो गई, फ्रॉग हो गई, ये जो अपने एग्स को डिपोजिट करते हैं एक जगह पे, तो स्पॉनिंग के लिए वो माइग्रेट करते हैं, एक सूटेबल जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो अपने एग्स को दे सके। बट क्योंकि डैम्स की वजह से हमने एक बैरियर बना दिया है, तो ये जो इजी माइग्रेशन है, इजी मूवमेंट है जानवरों की, वो नहीं हो पाती। The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. अब कई बार क्या होता है कि ये जो डैम्स वगैरह हैं वो प्लेन वाले एरिया में बनते हैं, फ्लड प्लेन्स में बनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आसपास की जो वेजिटेशन है, आसपास के जो जंगल हैं, ज़मीनें हैं, वो सारी उस पूरे डैम के और उस पूरे रिजर्वॉयर के अंदर दब जाती है। मान लो ये पूरा फ्लड प्लेन है, मतलब एकदम प्लेन एरिया है, पहाड़ नहीं है। पहाड़ रहते हैं तो उसमें थोड़ा आसान रहता है कि मान लो ये दो पहाड़ हैं और यहाँ से नदी जा रही है, तो इसके यहाँ पे इन दो पहाड़ों के बीच में ये वाले हिस्से को यूज करके क्या बना दिया जाएगा, रिजर्वॉयर बना दिया जाएगा। बट अगर फ्लड प्लेन है तो उसमें और ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें अगर यहाँ पे मान लो डैम बन रहा है, तो ये जो नदी आ रही है उसके लिए यहाँ पे कहीं रिजर्वॉयर बनेगा। अब ये जो रिजर्वॉयर है ये क्या करेगा, ये पूरे प्लेन वाले हिस्से को ऑक्यूपाई कर लेगा, और यहाँ पे जो फ्लड प्लेन है, यहाँ पे जो पहले जानवर थे, यहाँ पे जो खेत वगैरह थे, जमीनें थी, अब वो सारी पानी के अंदर दब जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों का लॉस होगा, मतलब बहुत सारे एक तरीके से जिन लोगों के घर थे यहाँ, जिन लोगों के खेत थे, उनका लॉस होगा। बहुत अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी थी, अलग अलग स्पीशीज मान लो पेड़ पौधे के होते थे, वो पानी के अंदर दब जाएंगे, उसका नुकसान होगा। और साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगी धीरे धीरे करके, और हमारे किसी फायदे की नहीं रहेंगी। और बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो एक्सटिंक्ट होने का भी डर रहता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी जगह पे मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, तो अगर डैम्स वगैरह की वजह से वो उस पानी में दब जाएंगे, तो वो जो स्पीशीज है उस पर भी बहुत ज्यादा खतरा आएगा, उसकी एग्जिस्टेंस पे। Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new environmental movements like Narmada Bachao Andolan and Tehri Dam Andolan etc. अभी जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इनके आने से बहुत सारी जो नई नई मूवमेंट्स हैं वो भी शुरू हुई हैं, क्योंकि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमें फायदा ही नहीं देते, बल्कि इनके कुछ नुकसान भी हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके घर, जिनकी लाइफ इन प्रोजेक्ट्स की वजह से अफेक्ट होती है, वो लोग इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो हमें काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स देखने मिले हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत फेमस है, तहरी डैम आंदोलन बहुत फेमस है। ये तो कुछ ऐसे फेमस आंदोलनों के नाम दिए हुए हैं जो कि डैम्स के या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अपोज में चले थे। Resistance to these projects has primarily been due to the large scale displacement of local communities. अब ज्यादातर लोग इनका अपोज क्यों करते हैं, इस तरीके के आंदोलन क्यों चले, क्योंकि जो लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। जैसा अभी बताया कि भाई अगर डैम वगैरह बनेगा तो बहुत सारे लोगों के घर, जमीन, ये सारी चीजें जो है वो पानी में दब जाती हैं। तो ऐसे लोग जिनको बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, अपने घर, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो ऐसी कम्युनिटीज के द्वारा ही ये जो हमें अपोजिशन है, इस तरीके के आंदोलन जो है वो देखने मिले हैं। लोकल पीपल often have to give up their land, livelihood and their meager access and control over resources for the great good of the nation. तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, वहाँ पे जो पर्टिकुलरली रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे डैम बनने वाला है, वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी ज़मीनें देनी पड़ती हैं, ज़मीनें छोड़नी पड़ती हैं, अपने लाइवलीहुड छोड़ना पड़ता है। मान लो कोई लोग पहले वहाँ पे खेती करते थे, वो अपना जो खाना पीना है, अपना भरण पोषण है, कैसे करते थे, खेती करके करते थे। बट क्योंकि जो खेती की ज़मीन है अब वो डैम के और रिजर्वॉयर के अंदर आने वाली है, उसके यूज में आने वाली है, तो उस वजह से उन्हें अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका की जो जमीन है वो छोड़नी पड़ती है। और जो थोड़े बहुत उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, थोड़ी बहुत जमीन, छोटा मोटा घर उनके पास जो होता है, उनके मेगर मतलब बहुत थोड़े से जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी उन्हें छोड़ना पड़ता है।
सो इफ लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज बेनिफिटेड। तो अगर जो लोकल लोग हैं उनको इन प्रोजेक्ट्स की वजह से फायदा नहीं हो रहा, हमने अभी देखा कि जो लोकल लोग हैं वो अपोजिशन दिखा रहे हैं, वो आंदोलन छेड़ रहे हैं, वो इस चीज के तरफ अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं क्योंकि डैम्स वगैरह की वजह से उनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड छोड़नी पड़ रही है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो अगर इन प्रोजेक्ट से वहां पे रहने वाले लोगों का फायदा नहीं हो रहा तो फिर आखिरकार इनकी वजह से फायदा हो किसको रहा है? Perhaps the landowners and large farmers, industrialists and few urban centers। तो फायदा एक्चुअली किनको हो रहा है? बड़े बड़े जमींदारों को, ऐसे लोगों को जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, जो बड़े किसान हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनको फायदा हो रहा है। जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको फायदा हो रहा है। जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, उनकी तो पूरी लाइफ खराब हो रही है, उनको तो अपने घर बार सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली फायदा किनको हो रहा है? ये बड़े बड़े अमीर लोगों को हो रहा है, जो बड़े फार्मर हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फायदा हो रहा है। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी लैंडलेस पर्सन को सोच लो, क्या उसको ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी फायदा होगा? हम कहते हैं कि जो डैम्स वगैरह आई हैं उनका क्या फायदा रहता है? मेन फायदा क्या रहता है? एक तो इरिगेशन का, कि खेतों को पानी मिल जाता है आसानी से। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फायदा रहता है। अब अगर ये जो दो बड़े फायदे हैं वो तब काम आएंगे जब आपके पास प्रॉपर घर हो, प्रॉपर आपके पास जमीन वगैरह हो। बट एक लैंडलेस जो पर्सन है किसी गांव में रहने वाला, उसके पास तो खुद की कोई जमीन ही नहीं है, वो तो दूसरों की जमीन पे जाके खेती करता है। तो उसको कितना ही फर्क पड़ेगा कि भाई पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बिजली आ रही है, तो मतलब उसको बहुत ज्यादा उसकी लाइफ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो तो खेतों में तब भी उतना ही काम करता था जब इरिगेशन के लिए ये डैम्स वगैरह नहीं बने थे, उसको आज भी उतना ही काम करना है। और पहले भी उसको उतनी ही दिहाड़ी मिलती थी, आज भी उसको काम करने की उतनी दिहाड़ी मिलने वाली है। तो उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो एक्चुअली जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, फायदा ऐसे प्रोजेक्ट्स का बड़े बड़े लोगों को हो रहा है, अमीर लोगों को हो रहा है। Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crops। अब देखो डैम्स वगैरह की वजह से क्या है, इजी इरिगेशन हो पा रहा है, अब आसानी से खेतों को पानी मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। अब फार्मर्स वैसे क्रॉप भी उगा रहे हैं जो कि उस जगह के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स सूटेबल नहीं है, जहाँ पे पानी की कमी रहती है और वहां पे उस तरीके के क्रॉप्स उगाना सही नहीं है, बट ऐसी जगह पे भी लोग वहां के लिए जो सूटेबल क्रॉप नहीं है वो क्रॉप उगा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो चावल है वो कहाँ उगता है? वो बंगाल में आपको देखने मिलेगा, जो केरला वगैरह है, जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे आपको देखने मिलेगा चावल की खेती होती है, क्योंकि वहां पे पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, पानी वहां पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो अगर हम चावल को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इनमें उगाने लगेंगे तो क्या होगा? वो एक ऐसी क्रॉप है जो कि उस जगह के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि हम अगर मान लो पंजाब और हरियाणा में चावल उगाएंगे तो हमें जरूरत से ज्यादा उस जमीन को, जो फसल है उसको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली एनवायरमेंट में पंजाब और हरियाणा में नेचुरली इतना पानी नहीं है कि जो चावल के लिए सूटेबल हो। तो क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा इरिगेशन करनी पड़ेगी और ज्यादा पानी देना पड़ेगा। अब डैम की वजह से पानी इजीली अवेलेबल है, तो लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों पे जहां पे कि चावल की खेती सूटेबल नहीं है, वहां पे भी इनको उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल फायदा हो रहा है, उनको एमएसपी मिल रही है चावल पे। तो वो इस तरीके से अपने कमर्शियल फायदे के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, नॉट सो सूटेबल क्रॉप को भी उगा रहे हैं। दिस हैज ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसाइजेशन ऑफ द सॉइल। अब क्या हो रहा है कि मान लो चावल को उगाने के लिए पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा इरिगेशन की जा रही है, बहुत ज्यादा पानी दिया जा रहा है फसल को। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से एनवायरमेंट खराब होगा, जो जमीन है उसका सेलेनाइजेशन होगा। पानी जो है, पानी ज्यादा अगर हम इरिगेट करेंगे लैंड को, तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं जमीन में वो हटते जाएंगे, और सेलेनाइजेशन मतलब कि जो खारापन है जमीन का वो बढ़ जाएगा, जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि सुटेबल नहीं है, जो कि अच्छी नहीं है नॉर्मली जमीन के लिए। एट द सेम टाइम इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, दैट इज इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस पुअर। इसके साथ साथ डैम्स वगैरह की वजह से क्या हुआ भाई, जो बड़े बड़े फार्मर थे उनके खेतों तक अब आसानी से पानी आने लग गया, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई और वो और ज्यादा अमीर हो गए। तो क्या हो रहा है कि सोशली भी हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट देखने मिल रहा है डैम्स का। मतलब कि ये जो मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट है इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, और जो लैंडलेस पुअर है, जो गरीब है, वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में, ये और ज्यादा बढ़ गया है। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल
wanting different uses and benefits from the same water resources. अब डैम्स वगैरह की वजह से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गए हैं, क्योंकि हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो एक ही वाटर रिसोर्स है उससे, एक ही जो प्रोजेक्ट है या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, एक ही नदी जो है उससे लोग अलग अलग बेनिफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि सेम वाटर रिसोर्स को लोग चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से यूज कर लें। एक स्टेट कहती है मैं इस पानी को यूज करूंगी, दूसरी स्टेट कहती है मैं उस पानी को यूज करूंगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वाटर रिसोर्स को लेकर, ये अब और ज्यादा बढ़ गया है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की वजह से। इन गुजरात, द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट कॉज्ड अ रायट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट। अब गुजरात में क्या हुआ कि जो साबरमती बेसिन है, मतलब कि साबरमती जो रिवर है उसके आसपास रहने वाले जो फार्मर्स हैं वो गुस्सा हो गए। एक तरीके से उन्होंने दंगे भड़का दिए, दंगों पर उतर आए वो, क्योंकि जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जो साबरमती रिवर है उससे पानी अर्बन एरियाज को जा रहा था। ज्यादातर पानी जो है वो अर्बन एरियाज को दे दिया जा रहा था, पर्टिकुलरली ड्रॉट के टाइम पे, सूखे के टाइम पे जो प्रायोरिटी है वो शहरों को दी जा रही थी गांव के बदले। तो लोग जो हैं, जो फार्मर्स है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि सबका हक है और इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो लोग जो फार्मर्स है वो अपने हक के लिए लड़ने लग गए कि भाई तुम अर्बन एरियाज को क्यों इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो, हमें भी पानी चाहिए, हमें भी जीना है। और ये जो सीन है वो ड्रॉट के टाइम पे देखने मिल रहा है, तो और ज्यादा लोग गुस्सा हो गए कि वैसे ही सूखा पड़ा है और तुम हमें पानी नहीं दे रहे। इसी तरीके से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मतलब कि से अब देखो जो नदी है वो तो किसी एक स्टेट या एक देश की नहीं होती। नदी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहती है, अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है। तो हर एक जो स्टेट है वो उस नदी पे, उस वाटर रिसोर्स पे अपना क्लेम करना चाहती है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। जैसे आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो सुना होगा। मतलब कि जो तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट है, ये दोनों कावेरी जो रिवर है उसके वाटर के ऊपर लड़ते रहते हैं कि भाई हमें ज्यादा पानी चाहिए, या फिर कर्नाटका ने ज्यादा पानी ले लिया, तमिलनाडु ने ज्यादा पानी ले लिया। इस तरीके से ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और ये जो केस है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोर्ट में भी जा रखा है। तो इतने बड़े लेवल पे ये जो डिस्प्यूट है ये चल रहे हैं वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डैम्स की वजह से। क्योंकि एक डैम, एक स्टेट क्या करती है, मान लो ये एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है, इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, और बीच से नदी बह के जा रही है। अब मान लो डैम जो है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये एक ए स्टेट थी और ये बी स्टेट है। तो ए स्टेट के अंदर इस नदी पे डैम बन गया। अब ए स्टेट क्या कर रही है, वो यहाँ पे सारे पानी को रोक ले रही है, वो यहाँ पे सारा पानी रोक ले रही है, और डैम्स के जो गेट हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि बहुत कम पानी स्टेट को, दूसरी स्टेट को जा पा रहा है। बी स्टेट जो है उसके पास बहुत कम पानी जा रहा है, सारा पानी ए स्टेट अपने यहाँ रोक ले रही है। अब बी जो है वो गुस्सा दिखाएगी कि ए स्टेट ने सारा पानी वहां पे क्यों रोक लिया, हमें और ज्यादा पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो लड़ती हैं पानी को लेकर, और अलग अलग जो लोग हैं वो भी लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमने गुजरात का एग्जांपल देखा कि भाई जो फार्मर्स है वो गुस्सा करने लगे कि आप शहरों को इतना ज्यादा पानी क्यों दे रहे हो। Most of the objections to the project arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built. अब ज्यादातर अपोजिशन इन प्रोजेक्ट का हमें तब देखने मिलता है जब ये प्रोजेक्ट उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में असक्षम रहते हैं जिसके लिए इनको बनाया गया था। मतलब कि मान लो अगर हम कह रहे हैं कि हमने डैम जो है वो बिजली बनाने के लिए बिल्ट किया है, बट अगर वो डैम उतनी बिजली बना ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, हम लोग ना खुश होंगे। हम कहेंगे कि भाई इतना पैसा बर्बाद करने का, इतना जमीन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का क्या फायदा हुआ जब ये उतनी बिजली नहीं दे पा रहा। तो ज्यादातर ऑब्जेक्शन हमें तब देखने मिलते हैं कि जब जो डैम है वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाता। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. अब देखो, कहाँ तो हम ये कहते हैं कि भाई जो डैम्स है वो क्या करते हैं, वो फ्लड को रोकते हैं कि भाई मान लो ये नदी है, यहाँ पे डैम है, यहाँ पे रिजर्वॉयर है, तो अगर यहाँ नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया तो कोई बात नहीं, रिजर्वॉयर जो है पानी को होल्ड कर लेगा और आगे हम कंट्रोल्ड वे में पानी भेजेंगे, जिससे कि फ्लड का जो असर है, बढ़ते हुए पानी का जो असर है वो आगे एरियाज पे ना पहुंचे। तो इस तरीके से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी हमने ऊपर जस्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो रिजर्वॉयर है इनमें धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि सेडिमेंटेशन हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा नीचे सेडिमेंट्स, रेत वगैरह ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। जब सेडिमेंट इकट्ठा होगा तो पानी कम होल्ड करेगा, ये रिजर्वॉयर जितना पानी एक्चुअली होल्ड करना चाहिए उतना नहीं होल्ड करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अब पानी जो है वो बहुत ज्यादा रोक नहीं पाएगा ये डैम। कि मान लो बहुत ज्यादा पानी यहाँ से आ रहा है बाढ़ की वजह से, मतलब नदी बहुत भर के चल रही है बहुत ज्यादा पानी के साथ,
नदी चल रही है और ये जो रिजर्वॉयर है अब ये उस पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिजर्वॉयर उतनी जगह ही नहीं बची, रिजर्वॉयर में सेडिमेंटेशन हो गया, नीचे जो है रेत वगैरह भर गया, अब पानी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होगा कि जो डैम्स हैं इससे अब कम पानी नहीं बल्कि ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा, ताकि ये जो रिजर्वॉयर है ये ओवरफ्लो ना कर जाए। क्योंकि डैम के भी तो टूटने का डर रहता है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर रिजर्वॉयर में पानी भर गया तो ये जो डैम हमने बीच में बनाया है इसके भी टूटने का डर रहता है कि भाई बांध ही ना टूट जाए। तो इसीलिए क्या होगा कि अब यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो क्या करेंगी, अब कंट्रोल्ड वे में नहीं बल्कि अब और ज्यादा पानी को आगे भेजेंगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरियाज हैं, ये जो आसपास वाले एरियाज हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली जिस पर्पस के लिए हम कह रहे हैं कि भाई हम फ्लड को रोकेंगे डैम्स वगैरह की वजह से, अब वो चीज काम नहीं आ रही बल्कि डैम्स की वजह से उल्टा बाढ़ आ जा रही है। कई बार आपने न्यूज देखी होगी कि न्यूज आती है कि डैम के गेट खुलने की वजह से बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आ गई। तो उल्टा डैम्स क्या कर रहे हैं और ज्यादा problems create कर रहे हैं। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall। और ज्यादातर क्या देखने मिला है कि जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो बहुत ज्यादा बारिश वाले टाइम पे फेल हो जाते हैं फ्लड को रोकने में। You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। तो 2006 में हो सकता है आपने सुना हो, या फिर आप नेट पे भी जाके निकाल सकते हो कि वहां उस टाइम पे क्या हुआ था महाराष्ट्र एंड गुजरात में, कि किस तरीके से जो डैम है उससे पानी छोड़ने की वजह से, अब वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है, वैसे ही चारों तरफ बारिश बारिश है, पानी है, तो ऐसे ही जो जगहें हैं वो पानी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। अब इस टाइम पे अगर आप और ज्यादा पानी को डैम्स में से निकाल दोगे, मतलब ज्यादा पानी अगर डैम से रिलीज करने लगोगे, इसकी वजह से क्या होगा, और ज्यादा बाढ़ आ जाएगी और ज्यादा जो लोग हैं वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो यही चीज हुई कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में जब डैम से ज्यादा पानी छोड़ा गया उसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन बढ़ गई। The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। अब floods की वजह से क्या होता है कि लाइफ मतलब जान और माल की हानि तो होती ही है, बट इसके साथ साथ सॉइल जो है वो भी इरोड होती है। सॉइल इरोजन होता है कि जब बाढ़ वगैरह आती है तो वो अपने साथ सॉइल का जो लेयर है उसको भी अपने साथ बहा के ले जाती है। Sedimentation also meant that floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation। तो अभी जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सेडिमेंटेशन से क्या होता है कि भाई रिजर्वॉयर में ही सारा जो रेत है वो इकट्ठा होने लगता है, रिजर्वॉयर में जो सिल्ट वगैरह है वो इकट्ठी होने लगती है और डैम के दूसरी तरफ प्रॉपर मात्रा में सिल्ट और जो सेडिमेंट्स हैं वो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आसपास वाले इलाकों को जो एक्चुअली सॉइल मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। अब देखो ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है या आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि किस तरीके से जो बाढ़ आती है उसकी वजह से फ्लड प्लेन बनते भी हैं। अब देखो बाढ़ से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉइल इरोजन होता है। अब यहाँ पे जैसे ये नदी है इसमें बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो क्या करेगी नदी, उसके आसपास की जो जमीन है उसको तोड़ के ले जाएगी, ठीक है। और आसपास अगर बहुत बहुत ज्यादा बहाव से पानी जो है आएगा तो वो ये जो सॉइल है इसका टॉप लेयर अपने साथ बहा ले जाएगा। बट आगे कोई ऐसी जगह आएगी जब ये जो पानी है वो वापस इस एरिया में जाएगा और जहां पे ये जो सॉइल है जो इसने यहाँ से इकट्ठा किया था, जो सॉइल वगैरह इसने इधर से ली थी, अब वो दूसरे इलाकों पे डिपॉजिट कर देगी। तो हमेशा क्या होता है कि एक जगह से इरोड होता है और दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होता है। तो भाई एक जगह से इरोजन हो गया वहां के लिए नुकसान है, बट दूसरी जगह पे जाके वो चीज डिपॉजिट हो गई। अब अगर दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होगी तो उसके लिए क्या है, फायदा है। तो ऐसी जगह है जहां पे पहले बाढ़ की वजह से इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता था और वहां की सॉइल रिन्यू हो जाती थी, फर्टिलाइज जो सॉइल है वो मिल जाती थी। अब ऐसी जगहों पे नुकसान हो रहा है क्योंकि आगे रेत पहुंच ही नहीं पा रहा। जो डैम है उसकी वजह से जो रेत है वो सारा रिजर्वर वाली तरफ रुक जा रहा है और आगे रेत नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, और ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। जो हर साल पहले प्रॉपर रेत जो है उसकी वजह से, मतलब बाढ़ जो है उसकी वजह से जो लैंड है वो रिन्यू हो जाती थी, उसके ऊपर जो सॉइल है उसका एक नया लेयर डल जाता था। अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि बहुत ज्यादा सिल्ट है ही नहीं नदी के पानी में, उसकी वजह से रिन्यू नहीं हो पाएगी सॉइल और land degradation होगा। It was also observed that multi-purpose projects induced earthquakes, caused waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखने मिला है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वजह से क्या हुआ है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से अर्थक्वेक कैसे आता है, तो ये जो रिजर्वॉयर है इनमें क्या हो रहा है कि इनमें बहुत ज्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है।
बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो नीचे की ज़मीन है इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। अब जब इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये जो रिजर्वॉयर है ऊपर, इसके नीचे की ज़मीन है ये, अब इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो अंदर धंसने लगेगी। अब जब ये नीचे की ज़मीन धंसेगी तो ऊपर क्या होगा, हमें भूकंप महसूस होगा। इसी तरीके से मान लो इस ज़मीन में कुछ क्रैक्स वगैरह हैं, उनमें क्या होगा, उनमें ये जो पानी है धीरे धीरे करके सीप करता जाएगा और एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा कि जब हल्का सा भी भूकंप आएगा तो यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा तेजी से हिलेगी और भूकंप और ज्यादा तेज आएगा। इसके साथ साथ जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज भी होती हैं कि भाई पानी जो है गंदा हो गया है और वही गंदा पानी लोगों तक सप्लाई हो रहा है, लोगों के घरों तक जा रहा है, खेतों तक जा रहा है, जिसकी वजह से पानी से होने वाली जो बीमारियां, मतलब पानी, गंदे पानी की वजह से होने वाली जो बीमारियां वो लोगों तक पहुंचती हैं। पेस्ट एंड पोल्यूशन, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े हैं पानी की वजह से जो फैलते हैं वो बढ़ रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ता है कि अगर गंदा पानी हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है पानी का, जैसे कि हमने देखा कि इरिगेशन है, अगर हम हद से ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन होगा और सॉइल का जो सेलिनेशन है वो ज्यादा होगा। तो मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर की वजह से अधिक से ज्यादा, मतलब जितनी जरूरत है उससे अगर हम ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए खतरनाक है। वो भी पोल्यूट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल को गंदा कर रहा है, सॉइल को पोल्यूट कर रहा है, उसे सलाइन बना रहा है और एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। इस वीडियो में हमने जो डैम्स हैं, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया कि किस तरीके से लोगों ने मूवमेंट वगैरह शुरू किया, वो डिस्कस करेंगे। जो डू यू नो वाली सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे ताकि ये जो पूरा सेक्शन है वो डिटेल में कवर हो जाए।